हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया है और आज की इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 9 को क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। चैप्टर 9 को क्या करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं और जितने बच्चे नए हैं उनका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो पढ़ते ही हैं साथ में। और आई होप आप सभी लोग पीछे वाला रिवाइज करके आए होंगे। जो बच्चे नए हैं और डायरेक्ट इस क्लास में आए हुए हैं तो प्लीज उनसे निवेदन है कि पहला क्लास से करके आए। और अगर जो पहले कहीं पढ़ चुके हैं और ये सब क्वेश्चन बाकी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक फंडा नहीं पता है, डायरेक्ट आप चाहते हैं कि चैप्टर 9 खोले और डायरेक्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन करके आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, आना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मेरे चैनल पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 है और आज पार्ट 6 होने वाला है, जिसमें ये चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कर देता तो कल ही मैं, लेकिन थोड़ा सा तबियत खराब रहने की वजह से मैं 2 क्वेश्चन नहीं कर पाया, जो कि आज के क्लास में हम लोग इस 2 क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं बाबू। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे अच्छे से और आज थोड़ा लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि कुछ बात बताने का मन कर रहा है, कुछ ऐसा बात है जो हमको बताना है, मन किया कि मैं बता दूं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और चलिए तब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बिना कुछ वक्त गवाए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाती है। एक मीनार है और एक राजमार्ग है। सर राजमार्ग क्या होता है, रोड मान लीजिए, सिंपल आप क्या मानिए, रोड। कि एक रोड है बाबू, ये सीधा रोड है और ये सीधा रोड कहां तक जाता है, एक मीनार के पात तक, मतलब एक मीनार तक लेकर जाता है। मान लीजिए एक मीनार तक ये क्या जाता है, पाद, इसका राजमार्ग का रास्ता मीनार तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति की कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए मीनार के शिखर पे एक व्यक्ति खड़ा है और ये रोड है तो कार चलती है, गाड़ी चल रही है, तो एक व्यक्ति एक कार को देखता है कितना, 30 डिग्री अवनमन कोण के साथ। तो सबसे पहले अवनमन कोण की बात आ गई, तो यहां पर एक सीधा रेखा होगा बाबू, आपको हम कल ही बताए हुए थे ये बात। ठीक है सर, और कितना डिग्री का अवनमन कोण पे देखता है, तो 30 डिग्री का अवनमन कोण पे वो क्या करता है, देखता है। तो 30 डिग्री का अवनमन कोण सर, एक मिनट सॉरी, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पे कार को देखता है। तो सर 30 डिग्री का अवनमन कोण क्या होता है, यहां पर लाइन है, हम ऐसे झुक गए तो यही क्या कहलाएगा, जो हम झुके, और यही क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। मतलब सर ये 30 डिग्री, जी हाँ सर, ये क्या है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पर क्या करता है, कार को देखता है। मान लीजिए यहां पर एक कार है, इस कार को देखता है। ठीक है सर, 30 डिग्री का अवनमन कोण पर कार को देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से 6 सेकेंड बाद समान चाल से जाता है। ये कार क्या है, एक समान चाल से चल रही है, चलते जा रही है, समान चाल क्या होता है सर, ना चाल उसका बढ़ रहा है ना चाल घट रहा है। मतलब 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो 10 मीटर पर सेकंड से चलते जा रही है, समझा ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, उसका ना तो रफ्तार बढ़ रहा है ना तो रफ्तार घट रहा है। ठीक है, ठीक है सर, समान चाल से चलती रहती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चलते चलते देखती है कि राजमार्ग की तरफ कार आ रही है, आते आते वो 6 सेकंड बाद देखता है कि कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। मतलब सर, मतलब कार थोड़ा नजदीक आ जाती है, यहां से कार यहां तक चली आती है। तो सर कितना डिग्री को, उसके बाद 60 डिग्री के अवनमन कोण पर उसको दिखाई देता है कार कितना पे दिखाई देती है उसको, तो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर उसको कार दिखाई दे। सर ये 60 चीज छोटा वाला होगा, नहीं, ये पूरा यहां से यहां तक 60 है और ये पूरा क्या है, 30 है। समझ में आया ना? यस सर, 60 डिग्री का नंबर कौन, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको शायद ना समझ में आए। ठीक है सर, ये पूरा 60 डिग्री यहां से यहां तक, ये पूरा 60 डिग्री क्या नंबर कौन पर दिखता है। और 30 डिग्री क्या था सर, 30 डिग्री सिर्फ ये था, यहां से यहां तक, ये 30 डिग्री है सर। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए पूछा, बोला है कि यहां से यहां जाने में उसको 6 सेकेंड लगता है, सीधा लिख सकते हैं 6 सेकेंड। यस सर, यहां से यहां जाने में उसको 6 सेकेंड लगता है। तो बताइए यहां से यहां जाने में उसको कितना समय लगेगा। अब इस बिंदु पे आ गई है, तो बताइए यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। हम नामकरण कर देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, बी रख देते हैं, सी रख देते हैं, डी रख देते हैं। यस सर, नामकरण तो हम लोग क्या कर दिए, कर दिए। ठीक है सर, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए एक राजमार्ग है, ये राजमार्ग क्या, एक मीनार के पाद तक जाती है।
वे एक मीनार के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो कि एक कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण के साथ, ठीक है सर। फिर वो 6 सेकंड बाद उसी कार को देखता है 60 डिग्री के अवनमन कोण के साथ, वो कार थोड़ा आगे चल जाती है। तो जब देखो कोई व्यक्ति, तुम ज्यादा खड़े हो, मान लो अपने छत पे खड़े हो, अपने घर के छत पे, तो कोई व्यक्ति दूर रहेगा तो तुमको ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा सिर झुकाना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति एकदम नीचे रहेगा तुम्हारे छत के, तो तुम एकदम नीचे सिर झुका लोगे, हाँ हाय हेलो करोगे, समझ में आया ना। तो उसी तरह उसको उस टाइम 30 डिग्री झुकाना पड़ा, अब कार नजदीक आ गई तो उसको सिर कितना झुकाना पड़ रहा था, 60 डिग्री सिर झुकाना पड़ रहा था। तो 6 सेकंड यहां से यहां तक जाने में लगा, तो बोला कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, यही हमको क्या कर दीजिए, निकाल कर दे दीजिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं, माना कार की बोल रहा, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। मीनार का ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए हम लोग, h। आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z जो भी माने, लेकिन हम h मान लिए, ठीक है सर, हाइट h, ठीक है। और माना बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय, बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय बराबर x। मान लीजिए कि यहां से यहां तक जाने में उसको कितना लगा होगा, x लगा होगा, हमको यही तो निकालना है, नहीं पता है, x लगा होगा, ठीक है सर। अब देखिए वही त्रिभुज की बात करेंगे, अगर जो त्रिभुज ABC की बात करें हम, त्रिभुज ABC में, तो सर ये h है, ये x है, ठीक है सर। हम एक यहां से समीकरण बना सकते हैं। तो अगर जो यहां पर, अच्छा उससे पहले देखिए, एक तो मेन काम करना ही भूल गया। अब बहुत से बच्चे होंगे सर यहां कौन बन रहा है, कौन हमको यहां चाहिए, बहुत चाहिए ही, यहां ही कौन चाहिए हमको। क्या कोई बता सकता है कि ये कौन कितना डिग्री होगा और ये कौन कितना डिग्री होगा? एनीबडी, कोई भी बच्चा ऐसा है क्या, कोई बता सकता है कि ये कौन कितना बनेगा, ये कौन कितना बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए, क्या कोई बता सकता है कि ये कोण और ये कोण कितना कितना डिग्री का बनेगा? हम कल के क्लास में, जो बच्चे कल का क्लास अटेंड किए होंगे उनको पता होगा कि हाँ सर पता तो चल गया हमको। कैसे? अब देखिए जो बच्चे बता दिए हैं, आई होप आप सभी लोग बताए होंगे, आई होप आप सभी लोगों को पता भी होगा। क्या सर कि कल के क्लास में हम बताए थे कि ये रेखा के समानांतर है। जब समानांतर है तो दो रेखा समानांतर होती है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है, यानी ये कोण के बराबर होगा, ठीक है सर। तो हम कह सकते हैं सर कि अगर जो ये रेखा की बात करें तो ये रेखा पे यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी पूरा कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, ठीक सर। ये पूरा 60 डिग्री बन रहा है, ये एक समानांतर रेखा, ये एक समानांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इसको, ठीक है सर। तो ये पूरा 60 डिग्री, तो ये भी पूरा 60 डिग्री। क्यों सर, कैसे सर? तो एकांतर कोण से, ये चीज आप जानते हैं, हम फिगर में ही कर दिए इसको, समझ में आया ना, ये चीज आप जानते हैं सभी लोग। अगर जो जिन बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आप पहला क्लास को अच्छे से करके आए, समझ में। पहले क्लास में आपको बहुत अच्छे से मैंने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है, इस चीज को मैंने बताया है, ठीक। फिर भी मैं अभी भी बता रहा हूं कि जब दो रेखा आपस में समानांतर हो, जब दो रेखा आपस में समानांतर होती है तो एक तिर्यक रेखा जब भी प्रतिच्छेद करेगी तो एकांतर कोण बराबर होगा, यानी ये कोण के बराबर होगा, या ये कोण के बराबर होगा। सर आप बोल रहे हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यहां पर कैसे देखेंगे? तो देखिए ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, ये एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इसको, तो यहां पर कितना बन रहा है टोटल? तो टोटल 60 डिग्री। सर 30 भी तो बन रहा है, अरे यार 30 सिर्फ आधा बन रहा है। ये रेखा के लिए पूरा यहां से यहां तक कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो ये 60 तो ये भी 60, एकांतर कोण से। अगर जो हम इस लाइन की बात करें तो ये रेखा समानांतर, ये रेखा समानांतर, ये प्रतिच्छेद कर रही है लाइन, तो सर इसके लिए 30 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दिया हूं, अभी भी नहीं समझ आया तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप जाकर पहला लेक्चर कीजिए, इससे पहले वाला लेक्चर कीजिए, समझ में आया ना। इससे पहले वाले लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत ज्यादा ही बात किया हुआ है, ठीक है सर। त्रिभुज ABC में, सर त्रिभुज ABC में, ठीक है सर, क्या लगा सकते हैं जिसमें ये 60 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम लोग tan लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, tan कितना डिग्री, तो tan 60 डिग्री लगा सकते हैं। tan 60 का फॉर्मूला क्या होगा सर, tan 60 फॉर्मूला क्या होता है सर, AB बटे BC हो जाएगा, मतलब लंब बटे आधार। लंब क्या है सर, AB है, आधार क्या है, BC है, तो सर लंब बटे आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है BC, ठीक है सर।
सर tan 60 का फॉर्मूला होता क्या है? तो आप बोलिएगा सर सॉरी tan 60 का वैल्यू क्या होता है? तो बोलिएगा सर tan 60 होता है √3 बराबर AB का वैल्यू क्या है? AB को हम लोग h माने हैं, तो AB की जगह क्या दे देंगे? h। और सर BC को क्या माने हैं? BC को अभी x माने हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग बोलेंगे तो ये आ जाएगा h का मान आ जाएगा h बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 रहेगा, h को 1 से गुना करेंगे h ही रह जाएगा, और x को √3 से गुना करेंगे तो x √3। यानी सर आप बोलेंगे कि यहां से h का मान आ गया x √3, क्या कहेंगे? x √3 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहां से एक समीकरण निकाल दिए। किसका मान निकाल दिए सर? आप h का मान निकाल दिए। पहला त्रिभुज का यूज करके एक समीकरण निकाले, अब दूसरा त्रिभुज का यूज करके एक समीकरण निकालेंगे। इसको थोड़ा हमको छोटा करके लिखना चाहिए। माना बिंदु से मीनार तक यहां लिख देते हैं जाने में लगा समय, ठीक है x। मैं इसी कोई चीज यहां पर मिटाकर कर दिया हूं, ठीक है ना? ठीक है, इतना तो समझ गए। अब इधर आ जाइए। अब हम लोग पुनः आ सकते हैं किसमें? त्रिभुज बड़े वाले ADB में, त्रिभुज ADB में। सर त्रिभुज ADB में है क्या सर? देखिए त्रिभुज ABD में क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें भी हमको लंब और आधार के कॉन्सेप्ट पे एक क्या बना लेते हैं? समीकरण बना लेते हैं। जैसे कि यहां पर एक समीकरण हम लोग क्या किए हैं? बनाए हुए हैं। तो सर त्रिभुज ADB में हम लोग tan लगा सकते हैं, ठीक है सर? tan 30 डिग्री। सर tan क्यों लगाया? आपको कैसे पता चल रहा है tan लगाए? अब जो बच्चों को पता नहीं चल रहा है तो बच्चे रिवाइज नहीं किए होंगे। मैं लिख के देता हूं कि वो बच्चे क्या नहीं किए होंगे? रिवाइज नहीं किए होंगे। आज आपका लेक्चर लास्ट है और चैप्टर खत्म होने वाला है, और आपको यही नहीं पता चल रहा है कि यहाँ tan लगाना है कि साइन लगाना है, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं किए होंगे। समझ में आया ना? मैंने 6ठा लेक्चर है और हर एक लेक्चर मेरा 1-1 घंटा का लगभग होता है। तो जब मैं आपको 6 घंटा पढ़ा चुका हूं और 6 घंटा लगातार में आपको नहीं समझ आएगी tan 30 क्या है, यही तो बेसिक है यार। tan क्यों लगाना है सर? क्यों लगाएंगे सर tan? लंब और आधार की वजह से। हमको लंबे और आधार देखना है, हमको इसका मान थोड़ी निकालना है कि रस्सी का लंबाई क्या है। रस्सी का तो लंबाई नहीं निकालना है, लंबे और आधार पे एक समीकरण बनाना है। तो लंब और आधार किस में आता है सर? सर tan 30 में आता है। आप लोग बोले सर cot 30 में भी तो लंब आधार आता है, तो cot 30 भी लगा लो यार, दोनों से वही आएगा। आपको पहले भी बता चुके हैं, समझ में आया ना? तो tan 30 है, आप लोग सर tan 30 p/b होता है, लंब आधार इसमें भी आता है। आप लोग सर cot 30 में भी लंब आधार आता है, cot के फॉर्मूला में भी लंब आधार आता है, तो cot भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप tan ही लगाओ। समझ में आया ना? सर tan 30 क्या होगा सर? इसके लिए इस 30 डिग्री के लिए लंब क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा AB, ठीक है सर AB। सर tan 30 के लिए आधार क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा DB, ठीक है सर। सर tan 30 का फॉर्मूला 1/√3 बराबर AB क्या है सर? H है। सर DB, D से लेके B तक को हम लोग तोड़ सकते हैं, या हाँ तोड़ सकते हैं D से लेके B तक को, या फिर आप लिख लीजिए D से लेके B तक को तोड़कर लिख लीजिए DC प्लस BC, DC प्लस BC। ये भी कॉन्सेप्ट में बहुत बार बता चुका हूं कि ये एक रेखा है, पूरा DB है, तो DB को क्या लिख दिए? DC प्लस BC। इसको जोड़ और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो पूरा हमको क्या मिलेगा? पूरा का पूरा DB मिलेगा। जब हम लोग DC और DB को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आप यही रेखा है, देखिए ये रेखा एक D, ये एक रेखा है B, और बीच में कहीं C है। तो अगर जो हम बोले कि DB को तोड़ दो 2 भाग में, तो DB को कैसे तोड़ोगे? तुम बोलोगे सर DC में जब जोड़ेंगे BC तो ये इसके बराबर ही होगा ना? मान लीजिए 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, और पूरा का पूरा ये 15 मीटर दिया हुआ है, तो बतवा तो एक के है कि DB पूरा 15 मीटर, DC और BC 10 और 5 को जोड़ेंगे तो फिर से 15 मीटर आएगा। वही बात है, ठीक? तो ये चीज भी आप लोग क्या करते होंगे? समझ रहे होंगे। ये सब बहुत बेसिक चीज है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा सर ये सब तो हम लोग पढ़े हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको अभी भी नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज अगर जो नहीं पढ़े तो पहला लेक्चर से करके आइए, और जो बच्चे पढ़े हैं उनको भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा रिवीजन चाहिए। मैथ रिवीजन का खेल है, बिना रिवीजन से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप सोच रहे हैं कि सर आए यहाँ 1 घंटा क्लास में बताकर चले जाएं और हम खुद क्या ब्रिलियंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको भी मेहनत करना पड़ता है। अगर जो आप सोच रहे हैं कि सर 1 घंटा में आते हैं स्क्रीन पे बताते हैं हमको नहीं समझ आ रहा है, तो आएगा भी नहीं आपको, क्योंकि आप घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो, घर पे पढ़ नहीं रहे हो। पता है ऑनलाइन पढ़ना मुश्किल होता है ऑफलाइन के बजाय, ये मैं भी मानता हूं,
लेकिन ये ऑनलाइन एक ऐसा चीज है जो आपको क्या क्या नहीं दिला सकता है, लेकिन आप मेहनत करना नहीं जानते हैं। आप बस टीचर को दोष दीजिएगा कि टीचर स्क्रीन पे आता है और पढ़ा कर जाता है, लेकिन हमको समझ नहीं आता है। कैसे आएगा? क्योंकि आप तो घर पे पढ़ नहीं रहे हैं। मेरे पास कुछ घोर कर है तो नहीं कि आपको पिला रहे हैं हम 1 घंटा में। यहाँ मैं 1 घंटा यहाँ पढ़ाता हूँ, बाकी का बाकी 23 घंटा आप घर पे रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम हमेशा कहते हैं 20% ही टीचर देता है अपना, स्टूडेंट को अपना 80% देना होता है, तभी जाके कुछ होता है। मैं आपको तो मुंह में खिलाऊंगा नहीं, जितना हो सके उतना मैं कर रहा हूं, स्पून फीडिंग कर रहा हूं मैं आपका। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि घर पे पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, और ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि सर आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन हमको कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं इतना हल्का हल्का एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट करके मैं बता रहा हूं। चलिए 1/√3 बराबर, सर h क्या है? पूरा का पूरा ऊंचाई। सर DC, D से लेके C तक क्या है? 6 दिया हुआ है सर, प्लस B से लेके C तक हमको तो निकालना है, इसको क्या मान लिए है? X मान लिए है। ठीक है सर, इतना हम लोग क्या कर लिए? कर लिए। इतना तो हम लोग क्या कर लिए? कर लिए। 1 मिनट, ठीक है। अब क्या हम लोग h का वैल्यू यहां पर रख सकते हैं इसमें? तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से 1/√3 बराबर h की जगह h का वैल्यू रख दिया। अभी h का मान निकाले थे, क्या निकाले थे सर? x√3 बराबर 6 + x हो जाएगा। चलिए इधर आ जाइए, देखिए हमारे पास ये बना, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 के साथ इसको गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा 6 + x बराबर, यहां अगर जो √3 से गुना कर देंगे किसको? x√3 को, तो करके देखिए x 6 + x और √3 को इससे गुना करेंगे तो √3 गुना होकर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सीधा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x। अब देखिए ये क्या है हमारा, हम लोग कह सकते हैं ये x हो गया, 3x को इधर करेंगे तो माइनस का चला जाएगा, इस 6 इधर करेंगे तो माइनस का चला जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान निकालेंगे तो 2 तिहाई 6, यहां से 3 आता है। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं हम, थोड़ा सा वेट कीजिए। x का वैल्यू क्या आ गया बाबू? 3 आ गया, और हमको क्या निकालना था? x ही निकालना था। इसका मतलब सर 3 सेकेंड, क्या लग रहा है? 3 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 3 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय, अतः लिख सकते हैं बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय, बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय क्या आ गया? 3 सेकेंड आ गया ना। इसी को तो हम लोग x माने थे, जाने के लगा समय को क्या मान लिए थे? x। यहां लिखे भी थे, क्या लिखे थे? माना बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय x, और x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले? x = 3, यानी 3 सेकेंड लगेगा। अब इसको यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा बाबू? 3 सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन क्या आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। तो यही आपका कुछ फिगर था, एक मीनार है और एक राजमार्ग है। एक आदमी ऊपर से खड़ा होकर देखता है, एक कार को तो 30 डिग्री कोण कोण के साथ देखता है, एक कार को देखता है तो 60 डिग्री कोण कोण के साथ देखता है। अब सर ये दो रेखा समानांतर है, तो एक तिर्यक रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रही है। तो 9th क्लास या 8th क्लास या 7th क्लास 6th क्लास से आपको बताते आ रहा है, व्यक्ति बुक में लिखा रहता है मैथ का, कि जब दो रेखा समानांतर हो तो इसका एकांतर कोण बराबर होता है, यानी ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30, ये पूरा 60 था तो ये भी 60। ठीक है सर। अब क्या किए, मान लिए माना मीनार की ऊंचाई h, मान लिए बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय, और यही हमको निकालना था। ठीक है सर। त्रिभुज ABC में आए, त्रिभुज ABC में tan 60 लगाकर, 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाकर एक क्या निकाल लिए? समीकरण बना लिए, जिसमें h का मान निकाल लिए x√3। उसी तरह सर त्रिभुज ADB में एक बड़े वाले त्रिभुज में आ गए, और इस त्रिभुज में क्या किए? tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाकर
ए बी और पूरा डी बी, एक यहाँ भी फॉर्मूला ट्राई कर लिए, बना लिए। क्या बना, यहाँ पे एक समीकरण बना लिए। क्या बनाए सर? अब √30 का वैल्यू, tan30 का वैल्यू 1/√3। ए बी क्या सर? ए बी ऊंचाई था, इसको h माने थे, और डी बी को हम लोग दो भाग में तोड़ दिए। डी बी को क्या लिख सकते थे? डी सी प्लस बी सी, तो डी सी प्लस बी सी लिख दिए। अब h, अब 1/√3 बटे h। अब डी सी क्या था? यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड था, और डी से बी सी क्या था सर? बी सी था हमारा x, जिसको हम लोग x माने थे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, अब क्रॉस मल्टी समीकरण 1 से h का मान यहां पर क्या कर दिए हम लोग? रख दिए। सर h का मान क्या था? x√3, तो h की जगह x√3 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, समीकरण को सॉल्व किया, x का मान निकला 3 सेकंड। बहुत बच्चे को तो यही चीज नहीं आता होगा कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना हो कैसे रहा है। अब बताइए, मैं इतना नीचे तक जाऊं, ये 7 क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप 10th में आ गए हैं, आधा आपका साल पार हो गया है, 6 महीना में 7 महीना में 7 महीना बचा है आपको एग्जाम देने में, और मैं आपको ये बताते चलूं तो आप खुद समझ रहे हैं कि हम सिलेबस कहां तक लेकर जाएंगे। मैं खुद आपको इतना धीरे धीरे क्वेश्चन को बता रहा हूं। तो बात वही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा बाबू। मैं तो अपना 101% दे रहा हूं, लेकिन हमको नहीं लगता कि आप लोग उतना दे रहे हैं। और जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ही ज्यादा। तो प्लीज ऐसा काम मत करिए। पता है, जब हमको एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, हम भी अभी स्टूडेंट ही हैं। जब हम भी पढ़ते थे टीचर लोग के पास, अभी भी पढ़ते हैं, तो टीचर्स लोग कहते हैं कि बच्चों लोग के साथ इमोशन जुड़ जाता है। तो उस टाइम हमें भी नहीं समझ आता था कि बच्चों लोग के साथ इमोशन कैसे जुड़ जाता है सर। आज हमको समझ आ रहा है। मेरा ऑफलाइन का एक बच्चा है, नाम नहीं रखूंगा उसका, लेकिन मैं उसको, तो फ्रैक्शन वाला जोड़ नहीं होता आप लोग, भिन्न का जोड़ जिसको कहते हैं, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, वहां से उसको सिखाकर मैं आज उसको 10th क्लास तक लेकर आया था, और हमारे क्लास का सबसे तेज बच्चा। तो जब वो आज ट्यूशन छोड़ा, पता चला कि वो ट्यूशन छोड़ रहा है, तो आज जब वो ट्यूशन छोड़ा तो हमको बहुत दुख हुआ अंदर से। हम बैठकर पढ़ रहे थे, हम पढ़ नहीं पाए। तब हमको लगा कि नहीं, टीचर सही कहते हैं। और आपको भी ये बात अभी नहीं समझ में आएगा कि सर क्या बक रहे हैं। तो हर एक चीज वो मुझे समझ आया उस टाइम कि नहीं, सही बात है, इमोशन तो जुड़ता है। तो उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ, अभी भी हो रहा है बहुत ज्यादा। और मैं यही बात आपको बोल रहा था कि मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन निकल गया पहले ही। तो आप अगर, जो वही बात है कि अगर जो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप घर पे नहीं पढ़ रहे हो, और आप टीचर को दोष दे दे कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी तरीका से सही नहीं है। हाँ, अगर जो आप पढ़ रहे हो, घर पे मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रहा है, तो 100% इसमें टीचर का दोष है कि उसको समझाने नहीं आ रहा है। जरा आप अपने अंदर से पूछिएगा कि हम कितना घंटा घर पे पढ़ते हैं। आपके पास 24 घंटा होता है बाबू। एक प्रॉपर स्टूडेंट को सोना 7-8 घंटा चाहिए, ठीक है, आप 8 घंटा सोइए। बाकी का आप कहां लेकर जाने 16 घंटा, हमको नहीं पता, आपके पास 16 घंटा है। तो जितना हो सके घर पे बैठकर मेहनत कीजिए, खुद से पढ़िए। नहीं पढ़िएगा खुद से, नहीं आएगा समझ आपको। मैं क्या, कोई टीचर, बढ़िया से बढ़िया टीचर आपको नहीं समझा पाएगा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा। टीचर दवाई का पुड़िया लेकर थोड़ी ना चलता है कि बच्चे को खिला दिए काम हो गया। हाँ, बच्चों को नहीं समझ आता ये बात, वो लोग हमेशा टीचर पे एलिगेशन डालते हैं कि नहीं, हमको टीचर समझ में नहीं आ रहा है, हमको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना हो सके घर पे बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, घर पे बैठकर खुद से पढ़िए, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। बस इसी बात से थोड़ा सा हट हूँ मैं। मेरे साथ आज
अजीब हुआ थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, और मैं सोचा भी नहीं था ये चीज को। हाँ कोई बात नहीं, चलिए क्या कर लिया हम लोग, 15 नंबर क्वेश्चन को कर लिए। अब चलेंगे हम लोग क्या 16 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं। हाँ तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, वो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण पूरक है, तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई क्या है। सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो ये है, पूरक कोण। सर ये पूरक कोण है क्या? तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि सर हम जोड़ दिए 40 प्लस 50, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये पूरक कोण हो गया 90 डिग्री। सर हम जोड़ दिए 25 डिग्री और कितना जोड़ेंगे जी, 25 5 30, हाँ 60 5 65 डिग्री, तो क्या हो जाएगा पूरक कोण। मतलब जब दो कोण को जोड़कर 90 पूरा दे तो वो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। ये शायद आप लोग पढ़े हैं, शायद मैंने बताया भी है इस चीज को। नहीं बताया तो 9th क्लास में तो पक्का बताया, तो 9th क्लास का आप लोग एक लेक्चर कर सकते हैं, उसमें पता है, उसमें बताया शायद 9th क्लास का चैप्टर 1 में चैप्टर 6 वाला जो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ उसी में मैंने बताया है। अभी तो नया चैप्टर हम लोग का चालू हो गया, लेकिन जो चैप्टर 6 है उसी में मैंने बताया है, लेक्चर 1 या 2 में। लेकिन वैसे पूरक कोण क्या होता है, पूरक और संपूरक कोण दो कोण होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है सर। कह रहा है मीनार के आधार से, सबसे पहले मीनार की बात हो रही है तो एक मीनार बनाएंगे, फिगर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बोलते हैं सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, डायग्राम सुंदर रहेगा आंसर भी सुंदर रहेगा। ठीक है सर, ये मीनार है आपका। ठीक है, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। मीनार का ये आधार हो गया इधर। ठीक है, तो मीनार के आधार से एक 4 मीटर पे, मान लीजिए ये है एक 4 मीटर। ठीक है सर, ये 4 मीटर हो गया, और एक इसी आधार से 9 मीटर, इसी आधार से कितना मीटर, 9 मीटर। ये आधार से 4 मीटर और ये आधार से 9 मीटर पे दो बिंदु क्या है, स्थित है। ठीक है सर, दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। अगर जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की बात करें तो वो पूरक है दोनों बिंदुओं से। बहुत बच्चे को यही चीज नहीं चमकेगा, सर ये क्या बोल दिया, पूरक है। चलिए कोई बात नहीं, पूरक है तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है कि मीनार का ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। लीजिए, और ये बात आपको जानकर खुशी होगा कि यही सेम क्वेश्चन इस बार के बोर्ड में क्या किया गया था, पूछा गया था। 10th का बोर्ड जो आपका हुआ था उसमें ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, एकदम सेम क्वेश्चन। ठीक है सर, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सर सिद्ध करना है कि इसका ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी सर। ठीक है सर, पूरक कोण है, कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब ये दोनों पूरक कोण है। सर क्या क्या ले ले, 30 डिग्री और 40 डिग्री, 30 डिग्री और 50 डिग्री ले ले, 30 डिग्री और 60 डिग्री ले ले कि 90 पुर जाए, या फिर 45 डिग्री ले ले, क्या ले ले सर? तो आपको नहीं पता सर क्या लेना है, कोई भी दो कोण को जोड़कर हम 90 पुरा सकते हैं सर, तो हजारों संख्या हो जाएगा। सर 1 डिग्री और 89 डिग्री को जोड़ दीजिए 90 पुर जाएगा। सर 2 डिग्री और 88 डिग्री को जोड़ दीजिए 90 पुर जाएगा। सर 3 डिग्री और 87 डिग्री को जोड़ दीजिए। सर 4 डिग्री 86 डिग्री को जोड़ दीजिए, सब तो 90 पुर आएगा, क्या ले ले? तो आपको नहीं पता है क्या लेना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक कोण थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। समझिएगा, यही नहीं, यही बच्चे के दिमाग में नहीं घुसता है, क्या पता क्यों। मान लीजिए कोई कोण थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों का कोण मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों कोण पूरक है तो ये दोनों मिलाकर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर जो हम बोलते कि ये कोण 30 डिग्री है और दोनों पूरक होना चाहिए तो ये तुम कितना बोलते, तो तुम बोलते हैं सर ये 60 डिग्री हो जाएगा, तब ना 60 और 30 90 पूरेगा। कैसे कैसे निकाले सर? सर 90 में से उस 30 को क्या कर देते, घटा देते तो निकल जाता 60 डिग्री। तो वही चीज मैं भी बोल रहा हूं कि ये थीटा है तो ये क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर 90 में से थीटा घटा दीजिए। ये 30 था तो 90 में से 30 घटा रहे थे, तो ये थीटा था तो 90 में से क्या कर दोगे, थीटा को घटा दोगे, तो जो भी होगा ये कौन होगा, बचा हुआ। समझ में आया ना? ठीक है, आई होप आप सभी लोग को ये चीज क्या आया होगा, समझ में आया होगा।
फिर से मैं बता देता हूं कि ये दोनों कोण पूरक है, इसका उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। सर पूरक है, हम तुम इसको भी थीटा मान सकते थे, तुम इसको भी थीटा, किसी को भी मान सकते थे, हम इसको थीटा मान लिए। जब ये थीटा हो गया तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। या फिर मैं जब इसको थीटा मानता तो ये क्या हो जाता, ये भी 90 माइनस थीटा होता। क्यों सर? तो एक बात बताओ कि ये दोनों पूरक कोण है, यहां दिया हुआ है कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक मतलब सर जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए। तो अगर जब मैं बोलता कि ये 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, और ये कोण कितना होगा जब दोनों पूरक है, तो तुम बोलते सर 60 में 30 जोड़ेगा तब 90 होगा। इसका मतलब सर ये 30 डिग्री होगा। कैसे निकाले सर? 90 में से 60 को घटा दिए, 30 निकल गया। उसी तरह मैं बोल रहा हूं कि ये थीटा है, तो ये क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 में से थीटा को घटा दिए, समझ में आया ना? ठीक है सर, ये 90 माइनस थीटा डिग्री हो गया। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अब यहां तक समझ में आ गया, क्वेश्चन बन गया। त्रिभुज में आ जाते हैं, कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में वही चीज करेंगे, समीकरण बनाएंगे। सर त्रिभुज ए बी सी में हम पहले मीनार का ऊंचाई h मान लेते हैं। रुक जाइए, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, या फिर सिर्फ h बोलते हैं अभी। तो सर ये क्या हो जाए, h मीटर ही मान लो यार, सब मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको h मीटर मान लिया हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं अगर जो इसमें tan थीटा लगाएंगे, देखिए हम थीटा लगा रहे हैं, यहाँ डिग्री रहता था तो हम डिग्री लगाते थे, यहाँ 30 डिग्री रहता था तो tan 30 लगाते थे, यहाँ 60 डिग्री रहता तो tan 60, यहाँ 45 डिग्री रहता था तो tan 45, लेकिन यहाँ क्या है थीटा, तो tan थीटा लगाएंगे। सर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है सर, AB, आधार क्या है सर, BC। ये आपका AB लंब और ये आधार BC, त्रिभुज ABC के लिए। सर tan थीटा, सर AB, अब tan थीटा के लिए कोई एंगल पता थोड़ी ना है कि 1/√3 लिख देंगे या √3 लिख देंगे, या 60 डिग्री रहता, 30 डिग्री रहता तो हम लोग लिख सकते थे, लेकिन अभी कुछ है नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। सर AB क्या माने हैं h, और BC क्या माने हैं सर, BC है 4, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। बस इसको क्या करना है, समीकरण 1। किस त्रिभुज में बात कर रहे थे, त्रिभुज ABC में। अब आ जाइए त्रिभुज बड़े वाले में, ADB में। ADB में इसमें भी tan लगाइए। सर tan कितना tan, जल्दी जल्दी बताइए, tan कितना लगाएंगे? तो सब लोग बोलेगा सर tan थीटा। नहीं यार, इस त्रिभुज के लिए tan कितना लगेगा, tan 90 माइनस थीटा। क्या लगाएंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। यस सर। सर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB है, इसके लिए भी लंब तो यही ना है, AB। और आधार क्या है सर, पूरा DB, D से लेके B तक, यहां से यहां तक पूरा DB। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर, सर AB कितना है, AB को हम लोग h माने हैं, और सर DB क्या है, सर D से लेके B तक 9 मीटर है। अब देखिए यहां पर आइए, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति में। अब जो बच्चे त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, रिवाइज नहीं किए हैं, क्या ही बोलूं मैं उनके लिए, इसका मतलब आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। क्या कोई बताएगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? एनीबडी, कोई बता दो कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? हाँ, बहुत बच्चे बता रहे होंगे कि सर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो सीधा tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, cot थीटा लिख सकते हैं। तो cot थीटा बराबर क्या आ गया, h/9, चूंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये एक फॉर्मूला है बाबू, जो कि हम लोग कहां पढ़े हैं, चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति में। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख दिए, कॉट थीटा करके लिख दिए। अब इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2। इसको समीकरण क्या मान लेना है, 2। अब एक काम कीजिए, समीकरण 1 और 2 को गुना कर लेंगे। क्या करेंगे सर, गुना क्यों, तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी हर्ज नहीं है। समीकरण 1 व, ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि 1 व 2 को गुना करने पर, तो सर 1 और 2 को गुना करना है, तो समीकरण 1 क्या है, tan थीटा बटे h/4 और cot थीटा बराबर h/9। तो tan थीटा और cot थीटा को इधर से गुना कर लेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, और इसको अलग गुना कर लेंगे, h/4 गुना h/9। समझ रहे हैं ना, क्या किए, tan थीटा और cot थीटा को गुना कर लिए, तो tan थीटा और गुना cot थीटा, ठीक, और इधर h/4 और h/9 सबको गुना कर लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। सर tan थीटा गुना cot थीटा। अब एक बात बताइए, सारा फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं चैप्टर 8 में पढ़े हैं कि tan थीटा को जब cot थीटा से गुना करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है।
अब जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे सर रिपीट रिपीट बताइए, कमेंट में जाकर झाड़ेंगे कि सर बताना है। अब चैप्टर 8 पढ़े ही नहीं है तो देख लीजिए कैसे होता है। सर टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी। सर कॉट थीटा क्या होता है, बी बटे पी। कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या, एक। प्रूफ भी हम करवा चुके थे, ठीक। अब उतना नहीं बताऊंगा, अब जानना है तो रिवाइज कीजिए जाकर नोट्स का, जो बच्चे पढ़े हैं और जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उनको तो चमक गया होगा, ठीक है। सर टेन थीटा गुना कॉट थीटा 1 होता है बराबर। सर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अब बटे 9 चौके 36 हो जाएगा सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं तो ये हो जाएगा सर एच स्क्वायर इक्वल टू 36। एच को इससे गुना किए 1 से तो एच स्क्वायर, और एक को इससे गिरे तो 36, ठीक है सर। अब इधर आ जाइए, तो क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटता है तो किस चीज में जाता है, रूट में, तो इधर जाएगा तो 36। अब एच खोलेंगे तो ये 6 मीटर, और हमको क्या निकालना था, माना मीनार की ऊंचाई एच। एच कितना निकला, 6 मीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हो तो गया सिद्ध, यही क्या हो गया, प्रूव्ड। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 6 मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। और यहां पर आपका चैप्टर क्या, एक मिनट पहले बता देते हैं। क्वेश्चन था कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है 4 मीटर पे, और एक बिंदु 9 मीटर पे। तो पूछा है कि उनका जो पूरक कोण है, उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सर पूरक कोण यानी दो कोणों को जोड़कर 90 पूर्व जाए, ठीक है। हम क्या किए, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लिए। त्रिभुज ABC में, जब त्रिभुज ABC में लगाए, अब सर पूरक कोण की बात हो रही थी, तो एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। हम इसको भी थीटा मान सकते थे, तो इसको आप 90 माइनस थीटा मान लेते, समझ में आया ना, कुछ भी कर सकते थे। तो सर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कैसे होगा, मैं बता दिया कि अगर ये 30 डिग्री रहता तो आप इसको क्या बोलते, तो आप बोलते सर ये 60 डिग्री होता, क्योंकि ये पूरक कोण है। 60 में जब 30 में 60 जोड़ेंगे तब भी 90 पूरेगा। कैसे निकाले थे सर, 90 में से 30 को घटा दिए तो 60 आंसर आ गया था। उसी तरह ये थीटा है तो हम वही चीज तो बोल रहे हैं कि 90 में से थीटा को घटा दो, ठीक है। 30 डिग्री रहता तो 90 में से 30 घटाते तो ये वाला कोण मिलता, या 60 डिग्री रहता तो 90 में से 60 घटाते तो यहाँ पर ये वाला कोण मिलता 30 डिग्री। तो इसी तरह ये थीटा है तो 90 में से थीटा घटा दिए, ठीक है सर। टेन थीटा की बात करेंगे, क्योंकि टेन थीटा डिग्री बन रहा है AB बटे BC, लंब बटे आधार। सर AB को h माने हैं और BC आधार है, इसको 4 दिया हुआ है, समीकरण 1 मान लिए। अब त्रिभुज ADB में आ गए, ADB में सर त्रिभुज ADB में क्या लगाए, tan 90 माइनस थीटा, कौन 90 माइनस थीटा है, लगा दिए। लंब क्या है AB और आधार क्या है DB, ठीक है सर। अब tan 90 माइनस थीटा, लंब को h माने हैं, मतलब मीनार की ऊंचाई था लंब, और DB 9 दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक पूरा आपको आधार 9 दिया हुआ है। अब हम पढ़े 8 में फॉर्मूला, मतलब चैप्टर 8 में क्या सर, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लिख दिए, h बटे 9 के h बटे 9, इसको समीकरण 1 माने थे, इसको 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को गुना कर दिए, तो tan थीटा इधर, सॉरी इधर tan थीटा इधर कॉट थीटा, तो tan थीटा कॉट थीटा इधर वाला गुना हो गया, और इधर 4 बटे 9 है, इधर h बटे 4 है, और इधर h बटे 9 है, तो इधर गुना हो गया। सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, वही चैप्टर 8 में फॉर्मूला पढ़े कि 1 होता है, तो इसके जगह 1 लिख दिए। सर इसको गुना किए तो h को h से गुना करेंगे तो h स्क्वायर और 9 चौके 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो h स्क्वायर बराबर 36 हो गया। जब स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, तो और जब 36 का रूट निकालेंगे तो 6 मीटर। यही क्या हमको प्रूव करना था, h किसको माने थे, मीनार की ऊंचाई को, और मीनार का ऊंचाई हमको कितना प्रूव करना था, 6 मीटर, और लोग 6 मीटर लेते भी आए। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे बाबू, क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, मतलब कि सॉरी आंसर को नोट कर लिए होंगे, और आई होप आप इसका क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने टॉपिक खोल दिया, कोई बात नहीं, चलिए हटाइए। तो आई होप आप सभी लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन का क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितना भी था हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया, चैप्टर 9 समाप्त हो गया। अब जो चैप्टर चालू होने वाला है वो चैप्टर कौन सा चालू होने वाला है बाबू, चैप्टर 5 चालू कर देंगे। कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, तो चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, AP। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बताया है वीडियो में भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, सब्जेक्टिव का तो पूछना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव का तो पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा सवाल आता है AP से। AP क्या सर, समानांतर श्रेणी, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, और इसको समानांतर श्रेणी बच्चे AP के नाम से ही इसे जानते हैं, ठीक है सर। तो इस चैप्टर को करेंगे, बाकी आपका चैप्टर यहाँ पर 9 खत्म। अब आपका त्रिकोणमिति से पीछा छूट गया होगा, लेकिन आपको पीछा नहीं छुड़ाना है, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और बाकी जो मैं बताया था आपको रुकने के लिए, बाकी मैंने आपको बीच क्लास में बता ही दिया जो भी बात है।
तो बात वही है कि आपको क्या करना है, फोकस करना है खुद के ऊपर। टीचर के ऊपर दोष बिल्कुल भी नहीं देना है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। आपको पता है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा वही बात कर रहा हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रखिए और एक बार हॉनेस्टली पूछिए कि हम कितना घंटा घर में बैठकर पढ़ते हैं। 16 घंटा में, 24 घंटा में नहीं लूंगा, 8 घंटा आप सो रहे हैं, ठीक है। आप 16 घंटा में क्या कर रहे हैं, कितना घंटा पढ़ रहे हैं, हॉनेस्टली अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए, उसके बाद बोलिएगा। टीचर को दोष दीजिएगा, समझा ना, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हो गए और आप सोच रहे हैं कि हमको अभी भी जोड़ घटाव सिंपल सा मिले, तो वो चीज नहीं है। तो प्लीज आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आया ना। टीचर बदलने से कुछ नहीं होता। आप आज यहाँ जाइएगा, कल वहां जाइएगा, कल उनका भी नहीं समझ आएगा, वहां भी नहीं पढ़िएगा तो उनका भी नहीं समझ आएगा, कहीं और टीचर के पास जाइएगा, उनका भी पढ़िएगा, उनका भी सीखिएगा, वो भी उतने अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन वो भी पढ़ाएंगे, फिर आप घर पे मेहनत नहीं कीजिएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। दूसरे टीचर के पास जाइएगा, वो भी पढ़ाएंगे आपको, फिर आप घर पे मेहनत नहीं कीजिएगा, आपको नहीं समझ आएगा। तो इधर उधर भागने से अच्छा है एक जगह बैठकर अच्छे से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही पढ़ना है, आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए, लेकिन जहां पढ़ रहे हैं वहां मेहनत करिए, नहीं तो आपको कहीं कोई नहीं पढ़ा सकता है। दुनिया का बेस्ट टीचर भी आपको नहीं पढ़ा सकता है। ठीक, ये बात मुझे आज रियलाइज हुआ, मुझे इस बात का दुख है और मुझे पता चला कि हाँ, टीचर को बच्चों के साथ इमोशन जुड़ जाता है। मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों दुख हो रहा है इतना, तब याद आया हमको अपने सर का बात, वो बताए थे कि हमेशा टीचर का जो है ना बच्चों के साथ इमोशन जुड़ जाता है। खैर मैं तो अपने आपको टीचर कहता ही नहीं हूँ, सब मुझे भैया भैया बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाता हूँ तो एक इमोशन होता है कि मैं बच्चों को इतना कुछ सिखाया इस बच्चे को, और ये बच्चा लास्ट में मतलब चला गया अंतिम अंतिम पड़ाव पर। उससे उम्मीद था कि वो नंबर लाएगा अच्छा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। बस जितने बच्चे मेरे साथ हैं, बस उनके साथ मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। मेरे ऑफलाइन के जितने भी बच्चे सुन रहे हैं तो उनको भी मैं यही बोलूंगा कि प्लीज मन लगाकर पढ़िए, बाकी आपको आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं इतने अच्छे से कंटेंट दे रहा हूं, मैं क्या बताऊं, मैं रात में तो 2 रात से सोया नहीं हूं। मैं रात भर जग कर वीडियो बनाता हूं, एडिट करता हूं, अपलोड करता हूं, खुद भी पढ़ता हूं, पढ़ाता भी हूं, मैनेज भी करना पड़ता है सब कुछ। तो ये सब सिर्फ किसके लिए, आपके लिए, आपके लिए मैं रात भर जग रहा हूं। तो जब मैं अपना 100% दे रहा हूं तो आपको भी अधिकार है कि हक मतलब क्या बोले कि आपको देना पड़ेगा, आपको 100%। ये मेरा अधिकार है आपसे लेना, और आपको देना पड़ेगा। जितने भी बच्चे मेरे ऑफलाइन के हैं या फिर ऑनलाइन जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, मेरे पास तो बच्चे भी नहीं है ज्यादा, लेकिन जितने भी है, एक ही बच्चे पढ़ रहा है, एक ही बच्चे को मैं बताऊंगा कि कंसिस्टेंस होकर, कंसिस्टेंसी लाइए और फोकस होकर पढ़िए, और एक टीचर के पास पढ़िए। वो मैं नहीं बता रहा हूं मेरे पास, कहीं मैं ये नहीं बोला कि मेरे पास ही पढ़ना है, जहां पढ़ना है फोकस होकर पढ़ना है, तभी कुछ होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो मुझे आज रियलाइज हुआ तो मैं सोचा कि मैं बता देता हूं बच्चों को, शायद कुछ सीख ले इससे। ठीक, और पढ़ने टाइम अपने माता पिता को जरूर देखिए कि मेरे माता पिता का हाल क्या है, वो मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं, मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। समझ में आया ना, पिताजी मेहनत कर आपको पैसा दे रहे हैं और आप पैसा उड़ा रहे हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। समझ में आया ना, कर्मा जानते हैं ना, कर्मा वही भगवान आपको भी देंगे लौटाकर। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग को बात समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हमको, कैसे पढ़ना है, कहां पढ़ना है, और जो भी है। ठीक, तो मैं इतना टाइम दे रहा हूं आप लोगों के लिए, मुझे मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं सही बता रहा हूं। मैं पढ़ने बैठा था, मैं उठ गया वहां से, सामने कैमरा है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। बच्चे लोग 10 सेकेंड का वीडियो बनाकर उसको डाल देंगे कहीं भी, तो वो शॉर्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो मैं नहीं बताना चाहूँगा ये सब चीज़, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, हमको क्या करना है। सो प्लीज़ क्या कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई जरूरी नहीं कहीं जाने का। मैं जितना आपको कंटेंट दे रहा हूँ उतना कंटेंट लीजिए, मेरे जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं प्लीज़, और जितने भी ऑनलाइन के हैं। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे, समझ में आना इस बात को। ठीक है, तो वो कहते हैं ना
कि ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ऐसे करके एक शायरी है। तो ठीक है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और जो जिस बच्चे के मैंने बताया वो सुन रहा होगा इस बात को, तो प्लीज ज्यादा माइंड मत लेना, बस मुझे खराब लगा उस बात को लेकर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो क्या लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। जितने बच्चे आएंगे नए जोश और जुनून के साथ आएंगे, पढ़ेंगे, मस्त मजा मचाएंगे, ठीक है। ज्यादा माइंड लेने लेना है इस बात को, मैं जितना भी बात बोला हूं बस इतना बात ध्यान में रखिए कि हमको सिर्फ पढ़ना है, ठीक, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट पे ही करते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। शेयर भी नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन कीजिए कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है, प्लीज आकर पढ़ें। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।